नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर जानते हैं सफलता और उपलब्धियों की चकाचौंध में कहीं खो सा जाता है। हम बात करेंगे एक बहुत तेज एक उच्च बुद्धिमत्ता वाले मन के अनकहे संघर्षों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। समाज में, फिल्मों में, कहानियों में हर जगह एक धारणा बनी हुई है ना कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसकी ज़िंदगी तो सेट है, सब कुछ आसान होगा, वो बेहतर फैसले लेगा, मुश्किलों को चुटकियों में सुलझा लेगा और सफलता तो उसके कदम चूमेगी। पर क्या असल ज़िंदगी इतनी सीधी होती है? क्या वाकई इस ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता हमेशा एक वरदान ही होती है या कभी-कभी ये एक बोझ भी बन सकती है? देखिए, मनोविज्ञान इस पर एक बहुत ही अलग और गहरी रोशनी डालता है। और यही है आज की हमारी बातचीत का सार। देखिए, उच्च बुद्धिमत्ता जीवन की चुनौतियों को मिटा नहीं देती, वो बस उनका आकार, उनकी प्रकृति बदल देती है। मतलब जहां एक सामान्य व्यक्ति शायद किसी विषय को समझने के लिए संघर्ष कर रहा हो, वही एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति उस विषय को आसानी से समझने के बाद जो बोरियत और अकेलापन महसूस होता है ना, उससे जूझ रहा होता है। उनके संघर्ष बाहरी कम और अंदरूनी मतलब मानसिक ज्यादा हो जाते हैं। और यही वो वजह है कि कई बेहद प्रतिभाशाली लोग जिनकी जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट लगती है, वो अंदर से खुद को थका हुआ, बेचैन और दूसरों से कटा हुआ महसूस करते हैं। तो चलिए इसी विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है प्रतिभा का विरोधाभास। ये उस अजीब सी कश्मकश के बारे में है जहां एक तेज दिमाग किसी के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी। ये एक ऐसा तोहफा है जिसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी होती हैं। ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी ने कभी भी ऐसा महसूस किया है तो ये कोई व्यक्तिगत कमी या चरित्र की खराबी नहीं है। इसे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के नतीजे की तरह समझिए। जैसे एक सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन वो रोजमर्रा के साधारण काम करने के लिए नहीं बना होता। उसे चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगती है, उसे खास तरह के इनपुट चाहिए होते हैं, और अगर उसे उसकी क्षमता के लायक काम ना मिले तो वो या तो धीमा पड़ जाता है या उसकी कार्यप्रणाली में दिक्कतें आने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही एक उच्च बुद्धिमत्ता वाला दिमाग दुनिया को बहुत ज्यादा गहराई, पैटर्न और संभावनाओं के साथ प्रोसेस करता है, और इसी अलग प्रोसेसिंग की वजह से अक्सर ये सारे संघर्ष पैदा होते हैं। तो अब हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली और सबसे आम खासियत को देखते हैं, एक अति सक्रिय मन। ये वो अंदरूनी दुनिया है जहां विचार कभी शांत नहीं होते, जहां दिमाग हमेशा चलता रहता है। सच कहूं तो ये अनुभव शायद सबसे ज्यादा थका देने वाला होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, संज्ञानात्मक गहराई, जिसे आम भाषा में हम ओवरथिंकिंग या चिंता कह देते हैं। मनोविज्ञान उसे दिमाग की एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखता है। मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दिमाग के काम करने का तरीका है। ये एक ऐसा इंजन है जो कभी बंद नहीं होता। यहाँ तक कि जब आप आराम कर रहे हों या सोने की कोशिश कर रहे हों, तब भी ये बैकग्राउंड में डेटा प्रोसेस करता रहता है, कनेक्शन बनाता रहता है और विश्लेषण करता रहता है। असल में समस्या ये नहीं है कि दिमाग ज्यादा सोचता है, समस्या ये है कि इस सोचने की प्रक्रिया पर कोई ऑफ स्विच नहीं होता। तो ये संज्ञानात्मक गहराई असल जिंदगी में दिखती कैसी है? चलिए इन पॉइंट्स को कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला, मन का कभी धीमा ना होना। मान लीजिए ऑफिस में एक मीटिंग हुई, बाकी लोग मीटिंग खत्म होते ही उसे भूल गए, लेकिन एक अति सक्रिय मन उस बातचीत को घंटों तक अपने दिमाग में चलाता रहेगा। किसने क्या कहा, उसका लहजा कैसा था, क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए था, यह विश्लेषण बहुत थका देता है। दूसरा, दोहराव वाले काम। एक बुद्धिमान दिमाग को पैटर्न समझने और सीखने में मजा आता है। जब कोई काम बार बार करना पड़े, जैसे डेटा एंट्री, तो यह दिमाग के लिए एक सजा जैसा होता है। यह सिर्फ बोरियत नहीं है, यह एक तरह की मानसिक घुटन है। तीसरा, परफेक्शनिज्म और टालमटोल। जब कोई ये देख सकता है कि किसी काम को बेहतरीन तरीके से कैसे किया जा सकता है, तो उस स्तर से कम कुछ भी करना गवारा नहीं होता, और इसी बेहतरीन नतीजे को पाने के दबाव में अक्सर काम शुरू ही नहीं हो पाता। और आखिर में खुद के प्रति कठोरता। ये लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते, बल्कि अपने ही एक आदर्श संस्करण से करते हैं। वो इंसान जो वो बन सकते थे, जो कभी थकता नहीं, जो कभी गलती नहीं करता। और ये एक ऐसा पैमाना है जिस पर खरा उतरना नामुमकिन है। और ये है उस तीव्र बोरियत के पीछे का विज्ञान। देखिए, ये आलस नहीं बल्कि न्यूरोकेमिस्ट्री है। डोपामीन हमारे दिमाग का मोटिवेशन मॉलिक्यूल है। ये तब रिलीज होता है जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं या कुछ नया सीखते हैं। जब किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कोई काम बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, तो दिमाग को कोई चुनौती महसूस ही नहीं होती। नतीजा, डोपामीन का प्रवाह रुक जाता है और प्रेरणा अचानक से गायब हो जाती है। इसीलिए उन्हें लगातार मानसिक उत्तेजना, नई चुनौतियों और जटिल समस्याओं की जरूरत होती है, ताकि उनका दिमाग व्यस्त और प्रेरित महसूस कर सके।
अब हम अपने अगले खंड पर आते हैं, अलग थलग दिल। यहाँ हम दिमाग की दुनिया से निकलकर रिश्तों और भावनाओं की दुनिया में कदम रखेंगे, जहाँ एक तेज दिमाग अक्सर एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। ये एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, संज्ञानात्मक दूरी। ये एक तरह का मानसिक बचाव का तरीका है। जब भावनाएं, खासकर दर्दनाक भावनाएं, बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती हैं, तो एक विश्लेषणात्मक दिमाग उन्हें महसूस करने के बजाय उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो भावनाओं के कारण, उनके प्रभाव और उनके पैटर्न का विश्लेषण करने लगता है। ये एक तरह से भावनाओं को एक सुरक्षित दूरी पर रखने जैसा है। हाँ, ये उस पल में दर्द से तो बचाता है, लेकिन लंबे समय में ये व्यक्ति को अपनी ही भावनाओं और दूसरों से भी दूर कर देता है। तो ये संज्ञानात्मक दूरी रिश्तों में कैसे दिखाई देती है? पहला, सामाजिक अलगाव। किसी पार्टी में जहां लोग मौसम या क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति अक्सर बोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो घमंडी है, बल्कि उसे मानसिक अनुनाद की तलाश होती है, एक ऐसी बातचीत जहां विचारों का गहरा लेन देन हो। इसके अभाव में वो अकेला महसूस करता है। दूसरा, गलत समझे जाना। जब कोई जटिल विचार रखता है, तो लोग अक्सर उसे समझने की कोशिश करने के बजाय उसे या तो सरल बना देते हैं या खारिज कर देते हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति ये सीख जाता है कि अपने गहरे विचारों को साझा करने से कोई फायदा नहीं, और वो चुप रहना पसंद करने लगता है। तीसरा, भावनाओं का विश्लेषण। मान लीजिए किसी अपने के साथ झगड़ा हुआ। भावना व्यक्त करने के बजाय वो व्यक्ति शायद ये समझाने लगे कि देखो, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी असुरक्षा से आ रहा है। ये भले ही सच हो, लेकिन ये भावनात्मक जुड़ाव को तोड़ देता है। और आखिर में, सलाह का विश्लेषण। जब कोई दोस्त मदद के लिए कोई सलाह देता है, तो दिमाग उस सलाह के पीछे की भावना की सराहना करने के बजाय उसकी तार्किक खामियों को ढूंढने लगता है, जिससे दोस्त को महसूस होता है कि उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। ये स्लाइड इस अंतर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। बाईं ओर का जवाब, मैं तार्किक रूप से समझता हूं, ये भावना को कंट्रोल करने की कोशिश है, ये दर्द को दिमाग के दायरे में रखने की कोशिश है। जबकि दाईं ओर का जवाब, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सीधा, सरल और वल्नरेबल है, ये दिल से निकली हुई आवाज है। और सच्चा भावनात्मक रिश्ता इसी तरह की कमजोरी और सीधेपन से बनता है, ना कि जटिल विश्लेषण से। संज्ञानात्मक दूरी हमें इसी सीधेपन से रोकती है और रिश्तों में एक दीवार खड़ी कर देती है। ठीक है, तो अब हम अपने चौथे खंड पर हैं, अपरंपरागत मार्ग। यहां हम ये देखेंगे कि एक तेज दिमाग के लिए दुनिया के बने बनाए रास्तों, नियमों और संरचनाओं के साथ तालमेल बिठाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। देखिए, एक विश्लेषणात्मक दिमाग सिर्फ इसलिए नियमों का पालन नहीं करता क्योंकि वो नियम है। वो हमेशा पूछता है क्यों। अगर किसी नियम के पीछे कोई तर्क नहीं है, तो वो उसे एक बोझ की तरह महसूस करता है। इसीलिए एक सीधी सादी 9 से 5 की नौकरी, जहां रचनात्मकता की कोई जगह नहीं है, उन्हें एक पिंजरे की तरह लग सकती है। सफलता की सामाजिक परिभाषा, एक बड़ा घर, एक महंगी कार, अक्सर उन्हें खोखली और अर्थहीन लगती है। इससे एक शांत पहचान संघर्ष पैदा होता है। वो दुनिया की संरचनाओं में फिट होना चाहते हैं, लेकिन उनका मन आजादी के लिए तड़पता है, और आखिर में संतुष्टि के साथ संघर्ष। जैसे ही वो एक लक्ष्य हासिल करते हैं, उनका दिमाग तुरंत पूछता है, अब आगे क्या। वो उस उपलब्धि का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि उनका मन हमेशा अगले सुधार या अगली चुनौती की तलाश में रहता है। तो हमने समस्याओं को तो काफी गहराई से समझ लिया है, पर बात सिर्फ समस्याओं की नहीं है, समाधान की भी है। हमारा आखिरी खंड इसी पर केंद्रित है कि इन चुनौतियों को कैसे संभाला जाए और इस अनोखी मानसिक बनावट के साथ कैसे जिया जाए। और यही सोच में सबसे जरूरी बदलाव है। लक्ष्य अपने दिमाग को धीमा करना या नॉर्मल बनाना नहीं है। ये असंभव भी है और जरूरी भी नहीं। असली समाधान अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है और उसके अनुसार अपने लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जहां वो फल फूल सके। ये खुद को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने जीवन को अपने स्वभाव के अनुसार ढालने के बारे में है। तो ये रणनीति दिखती कैसी है? पहला, जटिलता और डोपामाइन का प्रबंधन। इसका मतलब है जानबूझकर अपने जीवन में चुनौतियां शामिल करना। कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखिए, एक नई भाषा सीखिए, शतरंज खेलिए, या कोई ऐसा साइड प्रोजेक्ट शुरू कीजिए जो किसी जटिल समस्या को हल करता हो। अपने दिमाग को भूखा मत रखिए। दूसरा, मानसिक अनुनाद की तलाश कीजिए। सतही संबंधों पर ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उन लोगों को खोजिए जो आपके विचारों की गहराई को समझते हैं और उसकी सराहना करते हैं। ये ऑनलाइन कम्युनिटीज, बुक क्लब्स या खास रुचि वाले ग्रुप्स में मिल सकते हैं। और भावनाओं को व्यक्त करने का अभ्यास कीजिए। जर्नल में लिखिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से मुझे महसूस हो रहा है जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करके बात कीजिए। और तीसरा, स्क्रिप्ट को त्याग दीजिए।
समाज द्वारा तय की गई सफलता की परिभाषा को भूल जाइए। खुद से पूछिए, आपके लिए एक सार्थक जीवन का क्या मतलब है? हो सकता है कि इसका मतलब कम पैसे कमाना हो, लेकिन ज्यादा आज़ादी हो, या शायद एक ऐसा करियर हो जिसमें आप लगातार सीखते रहें। अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखिए। और हम इस शक्तिशाली विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। ये संघर्ष, अति सक्रिय मन, भावनात्मक दूरी, दुनिया से असंतोष, ये सब कमजोरी के संकेत नहीं हैं। ये उस गहराई की कीमत है जिसके साथ एक बुद्धिमान मन दुनिया का अनुभव करता है। ये एक ऐसे दिमाग का स्वाभाविक नतीजा है जो ज्यादा देखता है, ज्यादा महसूस करता है और ज्यादा समझता है। ये कोई बोझ नहीं है जिसे ढोना है, बल्कि एक क्षमता है जिसे समझना और जिसका सम्मान करना है।